हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं आप सब लोगों के सामने लाइव हूँ। मैं हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हूँ तो आप सब लोगों को, जो लोग नहीं समझ पाते, तो ये लगता होगा कि रात को गुड मॉर्निंग क्यों। लेकिन इसका बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य आप तभी समझ पाएंगे जब आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी को इसकी परिभाषा नहीं समझाई जा सकती। लेकिन हमारी हैबिट में है गुड मॉर्निंग बोलना, इसलिए हम गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं हर समय, है ना। तो ठीक है, चलिए मैं लाइव बुक रीड करना शुरू कर रही हूँ। बुक हमारी है रिच डैड पुअर डैड, जिसका मैंने अध्याय 1 मतलब कि लेसन 1 तक कंप्लीट कर लिया है। आज मैं लेसन 2, आप देख सकते हैं, आज मैं लेसन 2 करने जा रही हूँ। और इसके पहले मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, और एक बुक और है जो कि द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। ये दोनों बुक आपको लाइव मिल जाएगी फेसबुक पे, और फेसबुक के साथ ही आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो आप चाहें तो मेरी तरह आप भी बुक रीड कर सकते हैं। मैं करती हूँ मेरे लाइफ के लिए, मेरे वर्क के लिए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसका लाभ आप इसे लाइव जो मैं पढ़ रही हूँ इससे भी ले सकते हैं। वैसे तो बुक पढ़ना बहुत अच्छा होता है, डायरेक्ट बुक पढ़ो तो ज्यादा लाभ होता है, पर सुनने से भी कम नहीं होता। सुन भी सकते हैं, अगर हम किसी काम में व्यस्त हैं तो हम इसे सुन भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक 2, आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। अध्याय 2। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। आज हम इस बारे में लेसन 2 में पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए, 1990 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया, और वास्तव में वह अपने डैडी से भी अच्छा काम कर रहा है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर ही मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने अमीर हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बेहतरीन हाथों में है, और माइक अपने बेटे को अपनी गद्दी संभालने के लिए उसी तरह तैयार कर रहा है जिस तरह उसके डैडी ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उस वक्त मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका यह मतलब है कि जब तक अप्रत्याशित बहुत बड़ी अनहोनियां ही ना हो जाएं, तब तक हम काम करने या ना करने के लिए स्वतंत्र है, और हमारी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। हमारी संपत्तियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि खुद ही विकास कर सकती है। यह किसी पेड़ को लगाने जैसा है। आप बरसों तक इसे पानी देते रहते हैं, और फिर एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन से पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती हैं। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का निर्णय लिया, और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों के समूहों के सामने बोलता हूँ तो वे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए, मैं कैसे शुरू करूं, क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने की आप सलाह देंगे, मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, कामयाबी का आपका रहस्य क्या है, मैं लाखों करोड़ों कैसे कमा सकता हूँ। जब भी मैं इनमें से कोई सवाल सुनता हूँ तो मुझे नीचे दी गई कहानी याद आती है। सबसे अमीर व्यवसायी। 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों का समूह शिकागो के एजवाटर बीच होटल में मिला। उनके बीच चार्ल्स श्वाब थे, जो सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसवेल थे, जो संसार की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। हावर्ड हॉब्सन थे, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर थे, जो उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियान फ्रेजियर थे, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे, अर्थात आर्थर कॉटन। और जेसे लिवरमोर थे, जो शेयर बाजार के 2 दिग्गज साहसी खिलाड़ी थे। अल्बर्ट फॉल थे, जो राष्ट्रपति हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों के जीवन का अंत इस तरह हुआ। स्वास्थ्य 5 साल तक उधार के पैसों पर जिंदा रहने के बाद कंगाल मरे। इंसवेल विदेश भूमि पर गरीबी की हालत में दिवंगत हुए, और क्रूजर तथा कॉटन भी दिवालिया मरे।
हॉब्सन पागल हो गए, व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रेजियर तथा लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। तो आपको इस कहानी में जो ये बीच की है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि सबसे अमीर व्यवसायी कैसे मतलब उनका अंत हुआ, तो इसका क्या कारण है ये आपको इसके आगे पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ठीक बात बता सकता है कि इन लोगों के साथ दरअसल क्या हुआ, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप 1923 पर गौर करें तो आपको दिख जाएगा कि यह 1929 की शेयर बाजार की भारी गिरावट और महामंदी के ठीक पहले का समय था। मुझे लगता है कि इन दोनों घटनाओं का इन लोगों और इनके जीवन पर भारी असर पड़ा होगा। मुद्दे की बात यह है, ये लोग जिस युग में रहे थे आज हम उससे ज्यादा बड़े और तीव्र परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कई उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों के युग में आए उतार चढ़ावों जैसे ही होंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसे पर तो बहुत ज्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका जरा भी ध्यान नहीं है, जिसका नाम है शिक्षा। यदि लोग लचीला बनने, खुला दिमाग रखने और सीखने के लिए तैयार हो तो वे कठोर परिवर्तनों के बावजूद ज्यादा अमीर बनेंगे। अगर वे सोचते हैं कि पैसा समस्याओं को सुलझा देगा तो उन्हें राह में काफी मुश्किलें झेलनी होगी। बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाती और पैसे बनाती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। अधिकतर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना ज्यादा पैसा अपने पास रख पाते हैं। हम सबने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानियां सुनी है जो अचानक अमीर बन गए लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते लेकिन वे जल्दी ही वहां लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर खिलाड़ियों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं लेकिन 10 साल बाद उन्हें मजबूरन किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है जिसके पास 1 साल पहले लाखों डॉलर थे। आज 29 साल की उम्र में वह दावा करता है कि उसके मित्रों, वकील और लेखापाल ने उसका पैसा हथिया लिया और वह न्यूनतम वेतन पर कार धोने वाली दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। उसे कार धोने वाली दुकान से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार पहुंचते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी राष्ट्रीय खबरों में आई और वह नौकरी से निकालने के खिलाफ दावा ठोक रहा है तथा भेदभाव का आरोप लगा रहा है। उसका दावा है कि उसके पास बस अंगूठी ही बची है और अगर यह भी उतर गई तो वह अंदर से टूट जाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो तुरंत मिलीनियर बन गए। हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर बन गए हैं, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि लंबे समय में यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं मैं कैसे शुरू करूं या मुझे बताएं कि फटाफट अमीर कैसे बना जा सकता है, तो मेरे जवाब में वे प्राय बहुत निराश होते हैं। मैं बस उनसे वही कहता हूं जो अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की जरूरत है। जब भी मैं अमीर डैडी के साथ होता था तो वे यह विचार हर बार मेरे दिमाग में ठूसते थे। जैसा मैंने कहा था, मेरे शिक्षक डैडी पुस्तक पढ़ने के महत्व पर जोर देते थे जबकि मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता में माहिर बनने की जरूरत पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो यह करने की जरूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालने की जरूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्कूल तंत्र कृषि युग में बना था और आज भी यह बिना नींव वाले मकानों में यकीन करता है। कच्चा फर्श अब भी फैशन में है, इसलिए जब बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो उनके पास लगभग कोई वित्तीय नींव नहीं होती। एक दिन उपनगरीय मकान में जब उन्हें रात को नींद नहीं आती है और वे अमेरिकी सपने को देखते हुए गहरे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्याएं उनके सामने खड़ी है उनका जवाब फटाफट अमीर बनने का कोई तरीका खोजना है। इमारत बनने लगती है, तेजी से ऊपर जाती है और जल्दी ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास उपनगर की झुकी मीनार आ जाती है। उनकी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। बड़े होने के बाद माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि बचपन में ही हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत बन गई थी।
अकाउंटिंग संभवतः संसार का सबसे पेचीदा और नीरस विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अमीर डैडी के सामने सवाल यह था कि यह नीरस और जटिल विषय बच्चों को कैसे सिखाया जाए। उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इसे रेखा चित्र के माध्यम से सिखाकर सरल बनाया जाए। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत वित्तीय बुनियाद रखी। चूंकि हम बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक सरल तरीका इजाद किया। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो कोष्टक में है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। वर्षों तक वे सिर्फ रेखा चित्र खींचते थे और शब्दों का इस्तेमाल कम करते थे। माइक और मैं सरल रेखा चित्रों की मदद से आर्थिक शब्दावली तथा पैसों के आवागमन को समझते थे। कई साल बाद अमीर डैडी ने उन रेखा चित्रों में अंक जोड़ना शुरू किया। आज माइक ज्यादा जटिल और सूक्ष्म अकाउंटिंग विश्लेषण में माहिर हो चुका है, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए यह करना ही था। मैं उतना जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य काफी छोटा है, लेकिन हम दोनों ही नींव एक सी है। हम दोनों की ही नींव एक सी है। अगले पन्नों में मैं आपको वही सरल रेखा चित्र बताऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वे बुनियादी हैं, लेकिन उन रेखा चित्रों ने दो छोटे लड़कों का मार्गदर्शन किया, जिसकी बदौलत वे एक ठोस और गहरी नींव पर काफी दौलत बनाने में सफल रहे। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यह पहला नियम है, यह इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। ज्यादातर लोग आर्थिक दृष्टि से संघर्ष सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व का फर्क नहीं जानते। अमीर डैडी ने कहा, अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। जब आमिर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया तो हमें लगा वे मजाक कर रहे हैं। हम दो छोटे लड़के अमीर बनने के रहस्य को लेकर इतने हैरान परेशान थे और उनका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बारे में सोचने के लिए बहुत समय तक ठहरना पड़ा। माइक ने पूछा, संपत्ति क्या होती है? उसके बारे में अभी चिंता मत करो। अमीर डैडी ने कहा, बस इस विचार को अपने दिमाग के अंदर घुसने दो। अगर तुम इस सरल नियम को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन की एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। यह बहुत आसान है, इसलिए लोग इस विचार को अनदेखा कर देते हैं। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि संपत्ति क्या है और फिर हम उसे हासिल करें और इसके बाद हम अमीर बन जाएंगे? अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया। हाँ, यह इतना ही आसान है। मैंने पूछा, अगर यह इतना ही आसान है तो संसार का हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन पाता? अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क नहीं जानते। मुझे याद है कि मैंने पूछा था, बड़े लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर यह इतना ही आसान है, अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण है तो हर कोई इस फर्क को पता क्यों नहीं लगाना चाहता? संपत्तियां और दायित्व क्या होते हैं, यह समझने में अमीर डैडी को सिर्फ कुछ मिनट लगे। वयस्क होने के बाद मुझे यह दूसरे वयस्कों को समझाने में मुश्किल आती है। यह आसान विचार उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें अलग तरीके से शिक्षित किया गया है। उन्हें दूसरे शिक्षित पेशेवरों ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, लेखापाल, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय नियोजक आदि। मुश्किल तब आती है जब इन लोगों से सीखी बातों को भूलने या दोबारा बच्चे बनने को कहा जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर महसूस करता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना खुद को नीचे गिराना है। अमीर डैडी KISS कीप इट सिंपल स्टूपिड या कीप इट सुपर सिंपल सिद्धांत में यकीन करते हैं, यानी इसे आसान रखो, मूर्खता पूर्ण रखो या इसे बेहद सरल रखो। इसलिए उन्होंने इसे हमारे लिए आसान बनाया है, जिससे हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत बन गई। उलझन किस वजह से होती है? इतनी सरल चीज जटिल कैसे बन सकती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो दरअसल दायित्व है? इस सवाल का जवाब बुनियादी शिक्षा में पाया जाता है।
हम वित्तीय साक्षरता पर नहीं, साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सी चीज संपत्ति और कौन सी दायित्व, यह शब्दों में समझ नहीं आता है। वास्तव में अगर आप सचमुच दुविधा में पढ़ना चाहते हो तो डिक्शनरी में संपत्ति और दायित्व की परिभाषा देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी गई परिभाषाएं किसी प्रशिक्षित लेखापाल को अच्छी लग सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी को उनसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हम वयस्क लोग अक्सर यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। हम छोटे लड़कों को अमीर डैडी ने समझाया था, संपत्ति को शब्दों से नहीं अंकों से परिभाषित किया जाता है, और अगर तुम अंक नहीं पढ़ सकते तो तुम्हें संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अमीर डैडी कहते थे, अकाउंटिंग में महत्वपूर्ण अंक नहीं होते, बल्कि वह चीज होती है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों जैसा ही है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण तो वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अंकों को पढ़ना और समझना आना चाहिए। यह बात मैंने अपने अमीर डैडी से एक बार नहीं 1000 बार सुनी होगी। और मैंने यह भी सुना था, अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं और गरीब तथा मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। संपत्ति और दायित्व के फर्क को इस तरह पहचाना जा सकता है। अधिकतर अकाउंटेंट्स और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवर लोग इन परिभाषाओं से सहमत नहीं है, लेकिन ये आसान रेखाचित्र दो छोटे लड़कों की मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए थे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, संपत्ति मेरी जेब में पैसे डालती है, दायित्व मेरी जेब से पैसे बाहर निकालता है। तो यहाँ पे आपको ये समझने की बात है कि जो संपत्ति होती है वो जेब में पैसे डालती है, लेकिन जो हमारा दायित्व होता है वो मेरी जेब से पैसे बाहर निकालता है। इस फर्क से आप समझ सकते हैं कि संपत्ति क्या होता है और दायित्व क्या होता है। तो हमें हमेशा संपत्ति इकट्ठा करना चाहिए जो हमारी जेब में पैसे डाले, दायित्व नहीं जहां से हमें पैसे खर्च करने पड़े। तो इसके बारे में और आगे हम देखेंगे। अभी एक चीज और आपको यहाँ बताना चाहूंगी, 20 साल पहले आज सीखे भुला दे दोबारा सीखे, भविष्यवादी एल्विन डाफलर का यह उदाहरण उस बात को प्रतिबंधित करता है जो अमीर डैडी ने मुझसे 2 दशक पहले कही थी। 21वीं सदी के निरक्षर वे नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वे होंगे जो सीख नहीं सकते, सीखे हुए को भुला नहीं सकते और दोबारा नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो 21वीं सदी में वह लोग अनपढ़ होंगे जो सीख नहीं सकते, और जो सीखा है उसे भुला नहीं सकते और दोबारा सीख नहीं सकते। वो लोग अनपढ़ नहीं होंगे जो कि पढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो स्टेट का नक्शा बना हुआ है, जो यहाँ पे रेखा चित्रों से बताया गया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यह एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि संपत्ति कैसे होती है, मतलब कि जो आय और संपत्तियां, जो आपकी आय आती है उससे आप संपत्ति खरीदते हो, और व्यय यहाँ कुछ भी नहीं होता और दायित्व भी यहाँ कुछ नहीं, मतलब आय का आप पूरा संपत्ति पे खर्च करते हैं। पर यहाँ पे देखिए यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम और स्टेटमेंट, यहाँ पे आय कुछ भी नहीं है और व्यय और दायित्व, ये 2 चीजें हैं। इनमें आप फर्क समझ सकते हैं। मतलब जो आय है और आय से जो संपत्तियां होती है, जो संपत्ति होती है वहां खर्च कम होता है, लेकिन जहां दायित्व होता है वहां आय कम होती है, व्यय ज्यादा होता है दायित्व में। तो ये फर्क होता है संपत्ति और दायित्व में। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। रेखा चित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। यह आय और व्यय का ब्यौरा देता है, कितना पैसा अंदर आया और कितना पैसा बाहर गया। रेखा चित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि संपत्ति और दायित्व का बराबर होना चाहिए। कई वित्तीय नौसिखिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के संबंध को नहीं जानते हैं, जबकि इस संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने 2 छोटे लड़कों को आसान शब्दों में बताया, संपत्तियां आपकी जेब में पैसे डालती है। अच्छी, सरल और उपयोगी परिभाषा। संपत्ति का मतलब आप इससे भी समझ सकते हैं, जो कि यहाँ किताब में बताया गया है कि संपत्ति का मतलब होता है आपकी जेब में पैसे डालना।
जैसे कि आप अगर कोई मकान बनाते हैं और उस पे आप किराए से दे देते हैं तो वो आपकी संपत्ति होती है, क्योंकि उससे पैसा आपकी जेब में आता है। लेकिन दायित्व का मतलब होता है कि जैसे आप कोई घर बनाते हैं और आप उसमें रहते हैं और टैक्स देते हैं, या कि नगर पालिका का जो टैक्स चुकाते हैं या कुछ भी उसमें करते हैं, वो आपका खर्चा होता है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। आप जब संपत्ति और दायित्व को रेखा चित्रों के माध्यम से समझा दिया गया है तो मेरी परिभाषाओं को शब्दों में समझना ज्यादा आसान हो सकता है। संपत्ति वह चीज है जो मेरी जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज है जो मेरी जेब से पैसे बाहर निकालती है। आपको दरअसल बस इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस जिंदगी भर संपत्तियां खरीदते रहें। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर दायित्व खरीदते रहें, चाहे शब्दों की हो या अंकों की। निरक्षरता ही वित्तीय संघर्ष की जड़ है। अगर लोगों को आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे समझ या पढ़ नहीं पा रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे इस मामले में पैसे की तंगी झेलने वाले लोगों से ज्यादा साक्षर हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को कायम रखना चाहते हैं तो वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। रेखा चित्रों में जो तीर लगे हैं वे नकदी के प्रभाव या कैश फ्लो को दिशा बताते हैं। सिर्फ अंकों से ही पूरी बात समझ में नहीं आती। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको दिखा के पढ़ना चाहूंगी ताकि आप भी समझ सकें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को कायम रखना चाहते हैं, एक मिनट, स्पष्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। रेखा चित्रों में जो तीर लगे हैं वे नकदी के प्रभाव या कैश फ्लो की दिशा बताते हैं। सिर्फ अंकों से ही पूरी बात समझ में नहीं आती। जिस तरह की संदर्भ के बाहर शब्दों का अर्थ गुम हो जाता है, महत्वपूर्ण तो वह कहानी है जो अंक या शब्द बता रहे हैं। किसी वित्तीय रिपोर्ट के अंकों को पढ़ना कहानी खोजने की तरह है। पैसा किस ओर जा रहा है, इस बात की कहानी 80% परिवारों को वित्तीय कहानी यह होती है कि वे आगे बढ़ने के लिए कठोर श्रम करते हैं। बहरहाल उनकी यह कोशिश बेकार जाती है क्योंकि वे अपना जीवन संपत्तियां खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। यह एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट मतलब कि एक गरीब व्यक्ति क्या करता है, नौकरी करता है, आय जो होती है उसकी वेतन होती है, और व्यय क्या होता है, टैक्स, किराया, किराना, यातायात, कपड़े, ये सब उसके खर्चे होते हैं। बैलेंस शीट, संपत्तियां या दायित्व। तो अब यहाँ पे हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। यह मध्य वर्ग का एक व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। यहाँ नौकरी, आय है, वेतन है, और इन्होंने क्या किया है, दायित्व खरीदा है और व्यय किया। मतलब कि आय हुई, उससे इन्होंने दायित्व, और दायित्व क्या हुआ कि व्यय मतलब टैक्स और मार्गेज भुगतान, कार लोन भुगतान, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, स्कूल लोन का भुगतान, ये सब आपका दायित्व होता है। अब इसके आगे का हम देखते हैं। यह एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट मतलब आय आती है किराए से, आमदनी, डिविडेंड, ब्याज, रॉयल्टी, ये होता है एक अमीर आदमी की कैश फ्लो। तो इन्हें कहा, इन्हें नौकरी नहीं करते ये, और इनका खर्चा भी कुछ नहीं होता, ये टैक्स नहीं चुकाते हैं, मार्गेज भुगतान नहीं करते, और ये संपत्तियां बनाते हैं, रियल एस्टेट, शेयर, बॉन्ड्स, नोट्स, बौद्धिक संपदा, और ये दायित्व नहीं खरीदते, इसलिए इनका व्यय भी नहीं होता। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके आगे का मैं कल पढ़ूंगी क्योंकि ये लेसन बहुत लंबा है और एक साथ सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती। तो इसके आगे का जो ये है, आगे की जो बात है, इनकम स्टेटमेंट तक हमने समझ लिया है। अब इसके आगे का मैं कल पूरा करूंगी। आप सब लोग लाइव कल जरूर मिलिएगा। जो लोग इसे देख रहे हैं या आपके पास गया है ये लाइव वीडियो, तो आप फिर इसे लाइव देख सकते हैं। तो ठीक है, आपको बस एक ही बात बोलना है कि जिस व्यक्ति को संपत्ति और परिभाषा समझ में आ जाती है, जिस व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि वह पैसे के लिए काम कर रहा है कि पैसा उसके लिए काम कर रहा है, और उसे यह समझ में आ जाता है कि वह पैसे के लिए जिंदगी भर काम करे या पैसे उसके लिए काम करे, इसके लिए वह काम करे,
तो ये सब आसान हो जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा और आप भी वही कर रहे हैं, मतलब आप अभी तक पैसों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप मुझसे समझ सकते हैं, क्योंकि अब मैं वो काम कर रही हूँ जहाँ पैसा मेरे लिए काम करने लगा है, जहाँ मुझे आगे चल के मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा मेरे लिए काम करेगा। उस राह पे मैं निकल पड़ी हूँ और काफी हद तक मैं उस राह को आगे तक जा भी चुकी हूँ। तो ये मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8305746943 पर। अगर आप भी अपने जिंदगी में 50-60 साल तक मेहनत करके जिंदगी नहीं जीना चाहते, मात्र 3 से 5 साल के अंदर, आज के समय में तो मात्र 1 से 2 साल के अंदर अगर आप अपनी लाइफ को वो लाइफ मोड़ देना चाहते हैं जो आप 50 साल में देने का सोच रहे हैं, तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल। और आज का समय कितना, मतलब 2-3 साल से समय कैसे पूरी तरह से बदल चुका है। आप देख रहे हैं 3 साल से लगातार दिसंबर के महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च तक बिल्कुल कोरोना जैसी बीमारियां हैं। कोरोना का टीका लगवा लिया तो अब दूसरी बीमारी आ रही है। तो मतलब इंसान घर के अंदर रह के वर्क करना चाहता है, बाहर नहीं निकल सकता, लॉकडाउन लग जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती है, नौकरी छूट जाती है। तो ये दिक्कतें ना आए और आज के समय का जो ये 2 साल का स्वरूप बदला हुआ है हमारे इंडिया का, अगर इस स्वरूप में आप काम करना चाहते हैं और आज के समय का वर्क करना चाहते हैं, तो भी आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करें। वर्क फ्रॉम होम, बिना घर से बाहर निकले, अपने घर के अंदर रह के डिजिटल अपने स्मार्टफोन से वर्क करके आप किस तरह घर के अंदर रह के ही एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको नंबर मैंने बता दिया है और मैं नंबर आपको कमेंट में भी दे सकती हूँ, तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कांटेक्ट करके कुछ ऐसी बात बताऊंगी जो आपको समझ में ना आए। आपको जब समझ में आए तभी आप चलिएगा, लेकिन जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम किस सदी में हैं और किस समय में चल रहे हैं। अगर आज की सदी में भी आप पुराने पैटर्न से काम कर रहे हैं, तो आपको जरूरत है समझने का आज का बिजनेस, आज का वर्क। तो ठीक है, थैंक यू।